हेलो स्टूडेंट्स। तो कृतिका का तीसरा पाठ रीढ़ की हड्डी। कल हमने पिछले वीडियो में प्रश्न अभ्यास किए। हमने पांच प्रश्नों तक कर लिया था। आज हम छठे प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझना है। प्रश्न समझिए, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आप देखना है कि समाज को शंकर जैसा लड़का चाहिए या उमा जैसी लड़की चाहिए। तो देखिए, समाज को शंकर जैसे लड़कों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस समाज में शंकर जैसे लंपट, शक्तिहीन, व्यक्तित्वहीन लोग होते हैं, वह समाज कभी करवट नहीं ले सकता। ऐसा दूल्हा अपना परिवार भी ढंग से नहीं चला पाता, वह पति होने योग्य नहीं होता। ऐसा व्यक्ति विवाह कर भी ले तो उसके घर में सदा क्लेश रहता है, यानी लड़ाई झगड़े रहते हैं। समाज को उमा जैसी लड़कियों की जरूरत है। ऐसी बहादुर, निडर, स्वाभिमानी, मुखर, विद्रोही लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे बड़बोले, दिशा भ्रष्ट और अहंकारी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। उमा सत्य और गुणवत्ता पर खड़ी है। वह प्रकाश है तो गोपाल प्रसाद अंधेरा। जब समाज में उमा जैसी लड़कियां और बढ़ेंगी तो गुणवत्ता को अपने आप सम्मान मिलेगा। तब लोग सुशिक्षित बहू पसंद करेंगे। इस तरह समाज में सुशिक्षा बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा और रूढ़ियों का अंधेरा छंटेगा। प्रश्न 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कि ये जो रीढ़ की हड्डी, ये जो शीर्षक दिया गया है, क्या ये सही है? तो देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या क्या है? वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाव के आगे चूं भी नहीं कर सकता, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वह उसकी कायरता है। उसे कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। तो यह शीर्षक जिज्ञासातुर करने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखें। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? अब कथा वस्तु के हिसाब से तो आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानेंगे और क्यों मानेंगे, तो ये भी ध्यान दीजिए। देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी में मुख्य पात्र है उमा। वह एकांकी की नायिका है। यद्यपि एकांकी में पूरा समय छाए रहने वाले पात्र हैं रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद, परंतु वे एकांकी के प्रमुख पात्र नहीं हैं।
वे एकांकी की पृष्ठभूमि बनाने वाले पात्र हैं। एकांकी का नायक वही होता है जो सारी कथा के मूल में हो, जो फल का भोगता हो, जो अपनी गति से एकांकी को मोड़ देता हो और प्रभावित करता हो। ठीक है, वो नायक होता है। तो रीढ़ की हड्डी के मूल में दो पात्र प्रमुख हैं, शंकर और उमा। तो सारी कथा इन्हीं के विवाह के इर्द गिर्द बुनी गई है। चाहे ये दोनों पात्र प्रत्यक्ष रूप से पूरा समय मंच पर न हो, किंतु वे चर्चा के मूल में रहते हैं, क्योंकि बात तो उन्हीं को लेकर हो रही है ना। अतः ये ही प्रमुख पात्र हो सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज में दूल्हा अर्थात शंकर प्रमुख पात्र हो सकता था, किंतु वह अत्यंत दुर्बल और चापलूस है। इसलिए उमा चमकते सूरज की भांति एकाएक अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है तथा गोपाल प्रसाद और शंकर को उखाड़ कर रख देती है। वह थोड़े समय आकर भी पाठकों के चित्त पर स्थायी प्रभाव जमा पाती है तथा एकांकी की कथा में एकाएक मोड़ ले आती है। इसलिए हम उसे प्रभावशाली प्रमुख पात्र कह सकते हैं। एकांकी का फल विवाह का न होना भी उस पर पड़ता है। अतः उमा हर तरह से रीढ़ की हड्डी की प्रमुख पात्र है। गोपाल प्रसाद अपने दबदबे से प्रमुखता बनाए रखता है, किंतु वह खलनायक है, नायक नहीं। उसकी खलनायकी उमा के आते ही हवा में उड़ते पत्तों की भांति गायब हो जाती है। ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। देखिए, अब राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद किस तरह के हैं, तो देखिए, जो राम स्वरूप है इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। राम स्वरूप है उसको हम प्रगतिशील कह सकते हैं और विवश पिता कह सकते हैं। देखिए, राम स्वरूप प्रगतिशील क्यों? प्रगतिशील मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है राम स्वरूप। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व ही है। यह उसके व्यक्तित्व का उज्जवल गुण है। अब विवश पिता है, क्यों? क्योंकि राम स्वरूप की दुर्बलता यह है कि वह बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अच्छी पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रखकर उस पर मनमाना रोब चला सकें। यही रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है, इसलिए वह झूठ बोलता है और उमा से ढोंग भी करवाता है। वहीं गोपाल प्रसाद जो है उसको उसकी चारित्रिक विशेषताएं यदि हम कहें तो बड़बोला, चालाक और लिंग भेद का शिकार करने वाला। ठीक है, तो बड़बोला अगर आप इसको मुख्य बिंदु बनाकर लिखें तो बड़बोला, तो गोपाल प्रसाद बड़बोला व्यक्ति है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूकता ही नहीं है ना। नए ज़माने की तुलना में अपने ज़माने की अच्छाई का वर्णन करता है। खाने पीने की बात हो, चाहे शरीर की ताकत का वर्णन हो, है ना, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, तो अपने ज़माने की बात करता रहता है। अच्छा, चालाक इसलिए है कि वह बेटे की शादी को बिजनेस समझता है ना, घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। होने वाली बहू को भी ठोक बजाकर लाना चाहता है और चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम, सभी योग्यताओं की परख करता है। और एक हंसौड़ भी है। गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसौड़ है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह का मनोरंजक मजाक है। अच्छा, लिंग भेद का शिकार। गोपाल प्रसाद वकील है लेकिन लिंग भेद का शिकार है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं, है ना। तो उसने
अपने शब्दों में, उसके शब्दों में यही बातें थी ना कि कुछ बातें हैं जो दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, उसमें से ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है ना। और गोपाल प्रसाद अपनी गलत ठीक बातों को सही सिद्ध करना जानता है। तो इस तरह से देखेंगे आप, गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप की ये चारित्रिक विशेषताएं हैं। आप अपने शब्दों में भी इनको लिख सकते हैं। अच्छा, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखे तो देखिए उद्देश्य क्या है। इस एकांकी का उद्देश्य है नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता, इससे पुरानी पीढ़ी की सारी व्यवस्था टूटती है, उनके आसन हिलते हैं, उनका दबदबा समाप्त होता है, सास ससुर अपनी मनमानी के बल पर घर चलाते हैं, हर हालत में अपना अहंकार पूरा होते देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू उनकी गुलाम हो, उनके हाथों की कठपुतली हो, जिससे वे मनमानी सेवा ले सकें तथा अपनी सनक चला सकें। इसलिए वे पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं करते। वे आने वाली बहू की इच्छा को नखरे मानते हैं। उनकी यह सोच दकियानुसी है। तो लेखक समाज की इसी दकियानुसी सोच पर आघात करके लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उमा के माध्यम से कहना चाहता है कि बहुएं कुर्सी मेज की तरह बिकाऊ माल नहीं होती, उनकी पढ़ाई लिखाई कोई पाप नहीं है, उनका भी दिल होता है, उन्हें भी चोट लगती है। इस सब का ध्यान रखना चाहिए। यदि अनपढ़ और स्वार्थी समाज सुशिक्षित बहू का सम्मान नहीं करता तो उमा जैसी बहुओं को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें मुंहफट बनना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। नारी उद्धार का यही एक मार्ग है। अच्छा, इस एकांकी में राम स्वरूप जैसे पिताओं को भी सीख दी गई है कि वे बेटी की शादी के नाम पर कमज़ोर न बने, वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें, वे छल कपट की शेष दुनिया के कपट जाल में स्वयं को न ढालें। शंकर और गोपाल प्रसाद पर भीषण चोट करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है, जिसमें एकांकीकार पूरी तरह सफल रहा है। ठीक है। अच्छा, 11वां प्रश्न देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। अब ये प्रयास आप क्या क्या करेंगे, तो ये आप स्वयं अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप स्वयं करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये कृतिका का तीसरा पाठ रीढ़ की हड्डी समाप्त होता है और आप ये कार्य अपनी नोटबुक में पूर्ण करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।